फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं बायोलॉजी के सेशंस के, और हमारा टॉपिक चल रहा है श्वसन तंत्र का। और अभी तक हमने यहाँ पर आपको 25+ क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे हमारे सेशन को। टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र। यही टॉपिक है ना जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था? हाँ बिल्कुल, वही टॉपिक है श्वसन तंत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। पहला आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से एक स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण है। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने 4। नियत तापी, डायफ्राम की उपस्थिति, 4 कक्षीय हृदय, वक्ष कंडिका। क्वेश्चन नंबर है 27। एक स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण क्या होगा? सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, डायफ्राम की उपस्थिति एक स्तनधारी का सबसे विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, जब रुधिर में CO2 की सांद्रता बढ़ती है तब श्वासोच्छ्वास हो जाता है, और ये मैंने बताया हुआ है आपको। ऑप्शन है छिछला तथा धीमा, श्वासोच्छ्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धीमा तथा गहरा, तीव्र तथा गहरा। हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए तब श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास मतलब कि सांस लेना और छोड़ना, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमारा जो श्वासोच्छ्वास है वो तीव्र हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे और गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। वायवीय श्वसन के लिए सामान्य सूत्र है। अब यहां पर सूत्र आपको दिया हुआ है, एसिटाल्डिहाइड प्लस NaDH2 दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है डिहाइड्रोजिनेज प्लस इथाइल अल्कोहल। C2H12O6 टूटकर बनता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस ऊर्जा, वो भी 2 ATP। एंड आगे है वही C6H12O6 प्लस 6CO2 आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। और ये आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, वायवीय श्वसन का ये सामान्य सूत्र। क्लियरली आंसर मुझे दिख रहा है, विजिबल है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही सूत्र है, क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको बुक में भी मिल जाएगा, 11, 12, 9, 10 की बुक में भी मिल जाएगा आपको। चलिए आगे देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में 26 बार, 52 बार, 72 बार या 13 बार। ये भी आपका बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आंसर बहुत ही क्लियर है। एक शिशु सांस लेता है 1 मिनट में 1 मिनट में एक शिशु सांस लेता है 72 बार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 31। स्तनियों में फेफड़ों को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष होता है। डायफ्राम, क्रूरा, प्लूरा, एजाइगस। श्वसन तंत्र को आप डायग्राम सहित अच्छे से पढ़िए उसको। अगर आप डायग्राम नहीं देखेंगे तो आपको उसके पार्ट्स, उसके लेयरिंग आपको याद नहीं होगी। ठीक है,
चलिए, सो यहाँ पर स्तनियों में फेफड़ों को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष जो होता है वो कहलाता है प्लूरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, आराम से बैठे हुए एक व्यक्ति में थोड़े समय के लिए श्वास क्रिया रुक जाती है। श्वास के अस्थायी रुकने के पीछे रहता है, क्या रहता है? रुधिर में बहुत थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, रुधिर में अत्यधिक CO2 तथा बहुत थोड़ी CO2, रुधिर में अत्यधिक ऑक्सीजन, रुधिर में अत्यधिक CO2। पहले समझिए क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। आराम से बैठे हुए व्यक्ति में थोड़े समय के लिए श्वसन की क्रिया रुक जाती है, तो श्वसन की अस्थायी रुकने के पीछे क्या कारण है? रुधिर में बहुत थोड़ी CO2, इसकी वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड आप सभी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से एक PYQ आ गया है, CPMT 2011 का क्वेश्चन है। दैनिक श्वसन क्रियाएं नियंत्रित होती हैं डेंसिफ्लॉन द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा, प्रमस्तिष्क द्वारा या अनुमस्तिष्क द्वारा। मस्तिष्क के भी हमारे पार्ट हैं, सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। दैनिक श्वसन क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। ये क्वेश्चन हमने पहले वाले सेशन में भी किया हुआ, इससे पहले वाले सेशन में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। श्वसन क्रियाविधि नियंत्रित होती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं श्वसन क्रियाएं? और ये भी आपको 2009 में यूपीसी पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप कोई भी सेशन मिस मत कीजिएगा, वरना आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस कर देंगे। तो देखिए, श्वसन तंत्र जो है वो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन, रुधिराणुओं या आरबीसी में कार्बोनिक अम्ल निर्माण में सहायक एंजाइम होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, टायरोसिन एंजाइम, अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम या कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। फटाफट से क्वेश्चन को नोट कीजिए। रुधिराणुओं में कार्बोनिक अम्ल के निर्माण में सहायक एंजाइम, नाम से क्लियर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा अम्ल बन रहा है वैसा ही आपका एंजाइम भी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। रुधिर में उपस्थित CO2 की संपूर्ण मात्रा एवं CO2 के विभिन्न आंकित दाब के मध्य वक्र द्वारा CO2 के वियोजन प्रदर्शित किया था। किसने किया था? हैल्डेन ने, वेंटन एवं बेलिस ने, हेमांस ने या हैरिंग ब्रूअर ने? क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, नंबर डाल के क्वेश्चन का और आंसर का नंबर। सो द राइट आंसर इज हैल्डेन ने। हैल्डेन ने इस वियोजन को प्रदर्शित किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, पसलियों की सहायता से श्वसन क्रिया अधिक अच्छे ढंग से होती है किन में? मादाओं में कि नरों में कि गर्भिणी मादाओं में कि इनमें से किसी में भी नहीं? अब ये एक लॉजिक वाली बात है, बताइए पसलियों की सहायता से श्वसन क्रिया सबसे अच्छे से
अच्छे ढंग से किनमें होती है? सो ये होती है गर्भिणी मादाओं में। नोट कर लीजिए ऑप्शन सी। चलिए, कुछ आज नया सीखने को मिला आप लोगों को, तो आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने क्या नया सीखा हर सेशन में। 38 नंबर क्वेश्चन, ट्रैकियल रोमों का कार्य है। ट्रैकियल रोम मतलब ट्रैकियल मार्ग में जो रोम होते हैं उनका क्या कार्य है? श्लेष्म को भीतर करना, श्लेष्म को बाहर निकालना, वायु को भीतर भेजना या वायु को बाहर निकालना। ट्रैकिया में पाए जाने वाले रोम, इनका कार्य है श्लेष्म को बाहर निकालना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, कशेरुकियों में निश्वसन एवं उच्छ्वसन क्षमता के योग को कहते हैं? श्वसन क्षमता, क्रियात्मक क्षमता, सजीव क्षमता या फेफड़ों की क्षमता। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, एक एक लाइन में लिखा हुआ ये सारा क्वेश्चन। कशेरुकियों में निश्वसन एवं उच्छ्वसन क्षमता के योग को कहते हैं सजीव क्षमता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सजीव क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, फेफड़ों का आवरण होता है? प्लूरल कला, ग्लिसर का कैप्सूल, पेरिटोनियम या पेरिकार्डियम। फेफड़ों का आवरण यानी कि लंग्स का जो एक लेयर है वो किसका होता है? पेरिकार्डियम का। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पेरिकार्डियम। और ये क्वेश्चन भी आपका एम्स में पूछा गया है 2005 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मनुष्य के बाएं फेफड़े में पालियों की संख्या होती है? 4, 2, 1 या 3? अब इन क्वेश्चंस को अगर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे तो आपको ये बुक में एक वन लाइनर में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो मनुष्य के बाएं फेफड़े में पालियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में श्वसन अंग नहीं होता है? श्वासनाल, ग्रसनी, ग्रासनली, नसिका वेश्म। पढ़ के ही आंसर क्लियर हो जा रहा है। सो आप सभी घर पे सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। देखिए, मनुष्य में जो श्वसन अंग नहीं होता वो है ग्रास नली। मनुष्य में ग्रसनी होता है, ठीक है, ग्रास नली नहीं होता। सो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है या ऑक्सीजन अंदर ली जाती है? अनॉक्सी श्वसन की बात कर रहा है। ऑक्सी एंड अनॉक्सी में डिफरेंस होता है। अनॉक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक हीमोग्लोबिन अणु द्वारा परिवहन होने वाले O2 अणुओं की संख्या होती है? मतलब एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन कर सकता है? 4, 3, 2, 1। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो केवल 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ही परिवहन कर सकता है एक बार में। ऑप्शन फर्स्ट 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ऑक्सीजन विघटन चक्र वक्र पर CO2 के आंशिक दाब के प्रभाव का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे? नील बोहर,
क्रिस्टेन बोहर, विंटर एवं बेलिस हेल्डेन। चलिए, ऑक्सीजन विघटन चक्र वक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब के पता लगाने वाला वैज्ञानिक क्रिस्टेन बोहर थे। क्रिस्टेन बोहर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फेफड़ों के विस्तार के समय उद्दीपित होने वाले ग्राही कहलाते हैं? हैरिंग ब्रूअर संवेदांग, बोहर संवेदांग, स्ट्रेच संवेदांग या बेरी संवेदांग? ये भी आपका बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। फेफड़ों के विस्तार के समय उद्दीप्त होने वाले ग्राही कहलाते हैं? स्ट्रेच संवेदांग। स्ट्रेच संवेदांग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रुधिर में एक साथ दो श्वसन वर्णक पाए जाते हैं, कुछ विशेष किन में पाए जाते हैं? कुछ विशेष घोंघों में, एनालिड्स में, ब्रैंकियोपोड्स में या ऑर्थ्रोपोड्स में? किन में पाए जाते हैं एक साथ दो श्वसन वर्णक? इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एनालिड्स में पाए जाते हैं रुधिर में एक साथ दो वर्णक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 48, क्लोराइड शिफ्ट परिवहन के लिए आवश्यक होता है CO2 तथा O2, CO2, N2, O2? तो क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? CO2 के। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आवश्यक है क्लोराइड शिफ्ट। नोट कर लिया सभी ने? चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 49, क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है? हैमबर्गर की घटना, हाइड्रोजन शिफ्ट, बाइकार्बोनेट शिफ्ट या सोडियम पंप? और ये आपका पूछा गया है AIPMT 2010 में। चलिए, सभी कमेंट्स में बताएंगे अपना आंसर। क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हैमबर्गर की घटना, ऑप्शन फर्स्ट, हैमबर्गर की घटना नाम है क्लोराइड शिफ्ट का। चलिए बढ़ते हैं आगे। 50 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस लाल रुधिराणुओं की हीमोग्लोबिन के साथ अति स्थायी संयोजन बनाती है? अति स्थायी बोला गया है, और ये भी हमने पहले किया हुआ है। क्वेश्चन घुमा के दिया गया है लेकिन आंसर वही बनने वाला है। ऑप्शन देखिए, CO2, O2, CO, N2। शायद हमने वो क्वेश्चन किया था कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही स्थायी यौगिक बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्थायी यौगिक जो है, दोनों ही यौगिक बनाते हैं, संयुक्त यौगिक बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। सबसे स्थायी यौगिक जो है वो कौन बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के क्वेश्चंस बहुत ही इजी लग रहे हैं मुझे तो। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुधिर में निम्न में से किस रूप में CO2 होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट, HbCO2 या हीमोग्लोबिन CO2, कार्बोनिक अम्ल, HbCO2 तथा बाइकार्बोनेट? इनमें से किस रूप में CO2 होती है? आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा एंड बिल्कुल आपका पूरा ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे आप उनको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 है वो कार्बोनिक अम्ल के रूप में होती है। सॉरी, कार्बोनिक अम्ल के रूप में नहीं, HbCO2 तथा बाइकार्बोनेट्स, HbCO2 और बाइकार्बोनेट के रूप में होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसमें त्वचा श्वसन के सहायक अंग का कार्य करती है? किनमें त्वचा जो है वो श्वसन अंग का कार्य करती है? शशक, मेंढक, चिपकलिया या पक्षी? और इसका आंसर सभी को पता है, मेंढक में ही त्वचा जो है वह श्वसन अंग का कार्य करती है। मेंढक में फेफड़ा भी होता है प्लस त्वचा भी एज अ श्वसन अंग कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, फेफड़ों में वायु लेने और बाहर निकालने में सहायता करते हैं कंठ तथा ब्रोंकाई, पसलियों की पेशियां तथा डायफ्राम, पसलियां एवं इंटरकॉस्टल पेशियां, वायु कोष तथा श्वासनाल। बोला गया है कि फेफड़ों में वायु लेने और बाहर निकालने में सहायता कौन करते हैं? पसलियों की पेशियां तथा डायफ्राम करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 54, घाटी द्वार व ग्लॉटिस। आपके मुख के अंदर एक ग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस। वह द्वार है जो फर्श में उपस्थित होता है। किसके फर्श में या किसके सरफेस पर यह ग्लॉटिस होता है? डायफ्राम के, ग्रसनी के, मुख द्वार के या श्वासनाल के? किसके सरफेस के ऊपर होता है ये ग्लॉटिस? ये होता है आपके ग्रसनी के सरफेस पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लॉटिस होता है। क्वेश्चन नंबर 55, शशक में निःश्वसन बढ़ता है। शशक यानी खरगोश। इंटरकॉस्टल पेशियों के संकुचन द्वारा, पसलियों तथा स्टर्नम की गति द्वारा, डायफ्राम की आर्य पेशियों के संकुचन द्वारा या उपरोक्त सभी? एक खरगोश की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, उसमें निःश्वसन कब बढ़ता है या किसके द्वारा बढ़ता है? तो यहां पर आपका तीनों ही ऑप्शन सही है। इंटरकॉस्टल पेशियों के संकुचन द्वारा भी बढ़ता है, पसलियों तथा स्टर्नम की गति द्वारा भी बढ़ता है, और डायफ्राम की आर्य पेशियों के संकुचन द्वारा भी बढ़ता है शशक में निःश्वसन का दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मनुष्य में निःश्वासित वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग 4%, 16%, 10% या 20%? चलिए फ्रेंड्स, आप आंसर कीजिएगा। मनुष्य में निःश्वसित ऑक्सीजन वायु में ऑक्सीजन होती है 16%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए सेशन को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके समाप्त नहीं हुए हैं श्वसन तंत्र के। इसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले सेशन में। तो आप लोग इसी प्रकार से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।